Welcome to Rapid Boom. हेलो एवरीवन, मेरा नाम सूरज आनंद है और रैपिड बूम में आप सभी का स्वागत है। तो जैसा कि मेरे बारे में आप सभी को पता ही है कि मेरे पास 3 साल का टीचिंग एक्सपीरियंस है और उसी के साथ ही साथ मैंने काफ़ी सारे पेपर्स भी क्लियर किए हैं, जिसमें 2017 में एनडीए, 2018 में एसएससी सीएचएसएल, 2019 में एयरफोर्स एक्सवाई ग्रुप और 2020 में आईबीपीएस आरआरबी पीओ ऑफिसर स्किल 1 भी जिसे कहते हैं। तो उसी के साथ ही साथ आई एम करेंटली वर्किंग अंडर द गवर्नमेंट ऑफ हरियाणा और मैं अन अकेडमी में भी पढ़ाता हूँ। अन अकेडमी से याद आया, मेरे नाम का यूज़ करिएगा जिससे आपको 10% किसी भी कोर्स पे ऑफर मिलेगा आप प्लस सब्सक्रिप्शन लेने पर। मेरा कोड है द सूरज आनंद, THESURAJANAND, सब साथ ही साथ एज अ कूपन कोड। आज की अगर मैं बात करूँ तो आज मैं काफ़ी इंटरेस्टिंग और काफ़ी प्यारा टॉपिक पढ़ाने जा रहा हूँ, जो कि है वर्ल्ड हिस्ट्री। वर्ल्ड हिस्ट्री में भी आज मैं स्टार्ट करूँगा और आज ही ख़त्म कर दूंगा फ्रेंच रेवोल्यूशन। वीडियो बेशक थोड़ा लंबा जाएगा, लेकिन चीज़ें काफ़ी अच्छे से क्लियर होंगी, इसकी गारंटी मैं आपसे लेता हूँ। जो वर्ल्ड हिस्ट्री है, सबसे पहले तो मैं बता दूं, यूपीएससी के सिलेबस में जो वर्ल्ड हिस्ट्री का जो टॉपिक है वो सिर्फ मेंस में ही आता है, प्रीलिम्स में कभी नहीं आया है और कभी आएगा भी नहीं। कंफ्यूजन कहीं ना कहीं लोगों में या फिर स्टूडेंट्स में यही रहता है कि ये मेंस में आता है, नहीं आता है, या पढ़े ना पढ़े। तो अगर मेंस की अभी अगर तैयारी कर रहे हैं तो फिर अभी इसको करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये जो टॉपिक है मेंस में आता है। और इवन अगर 2021 का अटैम्प्ट देना है तो अभी इसे रहने दो, आप वीडियो को पॉज कर दो और बैक करके मेरे एंशिएंट मेडिवल और मॉडर्न के वीडियोस देखो। इसको अभी रोक के प्रीलिम्स क्लियर करने के बाद देखना। वर्ल्ड हिस्ट्री का जो टॉपिक है काफ़ी खून खराबे से भरा, रेवोल्यूशन से भरा, अलग अलग कंट्री के रेवोल्यूशन, कौन कौन लोग आए, कितनी हत्याएं हुई, कितने ग्रेट पर्सनालिटीज़ आए, और काफ़ी कुछ सिखा जाता है। तो यानी कि अगर एक तरह से बोला जाए कि वर्ल्ड हिस्ट्री का जो थीम है उसे मैं यही कहूँगा, डिस्ट्रक्शन। इसका मतलब ये कि चीज़ें कहीं ना कहीं लड़ाई पीट में ही रह गई वर्ल्ड हिस्ट्री में। और क्योंकि ओवरऑल होता है क्या है ना, हर एक कंट्री का अपना एक मानना यही है कि जब तक मारेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। इसका मतलब ये है कि पावर चाहिए हर किसी को, और पावर मिलेगा कैसे? अपनी आर्म फोर्सेस बढ़ाने से, अपनी आर्मी एक्सपेंड करने से, अपने कंट्री में वो गोली बारूद खरीदने से, ताकि लगे कि पावरफुल कंट्री है। तो कहीं ना कहीं अगर पावर की बात करूं तो लड़ाई वगैरह होगी तो कंट्री की जो इकोनॉमी है वो खराब होगी। कंट्री की इकोनॉमी खराब होगी तो वहाँ के लोगों के पास खाने की कमी होगी। लोगों के पास खाने की कमी होगी तो इससे ये होगा कि वहाँ का जो प्रोडक्शन है और फिर जितनी सारी चीज़ें हैं कुछ डेवलप नहीं होगा। तो ये एज अ बेसिक थीम था। तो अब अगर मैं बात करूँ फ्रेंच रेवोल्यूशन की, तो फ्रेंच रेवोल्यूशन में काफ़ी आपने कभी पहले पढ़ा भी होगा ये टॉपिक, क्योंकि 9th क्लास का ये चैप्टर है। और अभी तो फिलहाल ये मेरा एनसीईआरटी का कोर्स है, तो इसी वजह से मैं सिर्फ एनसीईआरटी तक ही रखूँगा। इसके बाद मेरा सारा एनसीईआरटी कोर्स खत्म होने के बाद मैं ये ऑप्शनल और मेंस की तैयारी करवाऊँगा, तो चीज़ें उसमें और ऊपर की आएंगी। अभी एनसीईआरटी तक ही रखते हैं और देखते हैं चीज़ें कैसे आगे चलती हैं। सबसे पहले तो मैं टाइमलाइन बनाना चाह रहा हूँ आप सभी के सामने, कि वो जो टाइमलाइन जो आपको याद करने में, डेट्स का जो डर है वो ख़त्म होने में काफ़ी मदद करेगा। सबसे पहले अगर बात करें तो 1774, मैं जो यहाँ पे जितने भी टाइम बता रहा हूँ ये एनसीईआरटी में ही है, और केवल इसके ऊपर की चीज़ें या फिर इसके अंदर की चीज़ें कहीं नहीं है। जो है सो यही है। 1774, 1776, 1789, 1791, 1792 या 93,
1795 और 1799 के साथ ही साथ 1804 और 1815। फ्रेंच रेवोल्यूशन की बेसिक जो शुरुआत है वो हुई थी 1789 से। बट अगर चीज़ें, यानी कि अगर कोई मूवी देखने जाओ और सीधा क्लाइमेक्स पे अटैक करो तो क्या मूवी समझ आएगी? बिल्कुल भी नहीं। इसी वजह से हम देखेंगे कि जो घटना हुई फ्रेंच रेवोल्यूशन में, जो काफ़ी सारे लोगों ने पार्ट लिया, तो उसकी शुरुआत कहाँ से हुई थी, यानी कि जो लड़ाई का जो असली रीज़न है वो कहाँ से आया था और वो क्या था। इसी वजह से हम पढ़ेंगे 1774 का और 1776 का। सो वेल, कहानी में आगे चलते हैं। तो 1774, जैसे देखिए 1815 तक का जो टाइम है, फ्रेंच रेवोल्यूशन यहाँ तक तो था ही, बट कहीं ना कहीं जो रिपब्लिक स्टेट बनने, यानी रिपब्लिक कंट्री बनने की जो लड़ाई थी वो इसके बाद भी चली थी। इसके बाद अगर देखें तो 1830s में और फिर 1848 में। 1830s में आपका जुलाई रेवोल्यूशन हुआ था, 1848 में आपका फरवरी रेवोल्यूशन हुआ था, और इसके बाद 1874 के टाइम में जो फ्रांस है इसने अपना रिपब्लिक हासिल किया था बहुत टाइम बाद। तो खैर ये सारी चीज़ें एनसीईआरटीज़ में नहीं है, जिस वजह से मैं नहीं बताऊंगा। ये सारी चीज़ें मैं जब मैं अपना कोर्स लॉन्च करूंगा इन द सेंस हिस्ट्री का, तब उसमें काफ़ी अच्छे से बताऊंगा। अभी फ़िलहाल इसको याद नहीं करते हैं, इसे अभी दिमाग में मत लाइएगा कि डेट्स ज़्यादा हैं। डेट्स बिल्कुल ज़्यादा नहीं है। 2-3 बार अगर मेरी वीडियोस को अच्छे से देख लो तो डेट्स का तो डर अपने आप ही गायब हो जाता है। सो वेल, अगर बात करें, अब स्टार्ट करते हैं हमारा जो टॉपिक है फ्रेंच रेवोल्यूशन का। जो शुरुआत है वो कहाँ से हुआ था और कैसे हुआ था। तो 1774 का जो टाइम फ्रेम है, इसमें हमारे जो लुइस भैया हैं वो राजा बने थे, यानी लुइस 16 लिख देता हूँ। लुइस 16 राजा बने थे, और राजा बनने के साथ ही साथ वहाँ की जो कंडीशन थी वो काफ़ी ख़राब थी। इसका मतलब ये कि वहाँ का जो ट्रेजर था, इन द सेंस जो फ्रांस का जो ट्रेजर था, जिसे कहते हैं खजाना, वो ख़त्म हो चुका था। और वो ख़त्म क्यों हुआ था, उसका सबसे मेन रीज़न था 1776 में जो अमेरिकन रेवोल्यूशन हुआ था। सो वेल, अमेरिकन रेवोल्यूशन में हुआ क्या था कि अमेरिका की 13 कॉलोनीज ब्रिटिश ने छीन लिया था, और उसी को आज़ादी दिलाने के लिए फ्रांस ने 1 बिलियन लिवर बैंक से लिया था लोन, और इसको छुड़वा के, इन द सेंस अपना इकोनॉमी घटवा के और रेवोल्यूशन की शुरुआत करके चीज़ें ऐसे आगे चली थी। सो वेल, 1774 में ये राजा बने थे, और फिर 1776 में अमेरिकन रेवोल्यूशन हुआ था। फिर 1789 में 14 जुलाई, जो कि किताब के सबसे पहली लाइन यही दे रखी है कि ऑन 14 जुलाई 1789 में रेवोल्यूशन की शुरुआत हो चुकी थी। और रेवोल्यूशन की शुरुआत होने के साथ ही साथ 1791 में एक नया कॉन्स्टिट्यूशन लिखा गया था फ्रांस का। फिर 1792 और 93 में जैकोबिन क्लब आई थी। फिर 1795 में 5 डायरेक्टरीज बने थे फ्रांस में। और फिर उसके बाद 1799 में जो वहाँ का मिलिट्री जनरल यानी नेपोलियन बोनापार्टे हुआ करता था, उसने पॉलिटिकल कंडीशन को सही ना देखते हुए पूरा शासन अपने अंदर ले लिया। और उसी के बाद 1804 में उसने अपने आप को एज अ एम्पेरर घोषित कर दिया वहाँ का। और फिर 1815 में बैटल ऑफ वाटरलू में उसकी हार हो गई, और फिर उसकी मौत होने के बाद फ्रांस का जो रेवोल्यूशन है वो ख़त्म हो गया। फिर उसके बाद 1815 की बात करें तो उसके आगे का जो टाइम फ्रेम है 15 साल तक, 1830 तक वहाँ पर फिर से मोनार्की आ गई थी। इन द सेंस कि मोनार्की तो नेपोलियन के टाइम में भी था, बट वो मोनार्की कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की था। इन द सेंस लोगों को अपनी बातें रखने का अधिकार था, अगर सेंसरशिप की बात ना करें तो। फिर उसके बाद फिर से जैसे लुइस 16 बर्बन फैमिली के राजा थे, और फिर उसी बर्बन डायनेस्टी के जो राजा हुआ करते थे उसको 1815 से लेकर 1830 तक राजा बनाया गया था। और वो तो लास्ट की बात है, स्टार्टिंग तो करने दो। तो फिर अब अगर देखें तो लुइस 16 की शादी हुई थी 20 साल की उम्र में ऑस्ट्रियन प्रिंसेस से, मैरी एंटोनियोटे, ऐसा सा नाम है उसका। और फिर उसके बाद
अगर देखें तो रेवोल्यूशन की अगर मैं बात करूं तो रेवोल्यूशन कहीं ना कहीं सिर्फ 4 फैक्टर पे डिपेंड करता है, और वो चारों फैक्टर क्या है देखते हैं। सोशियो पॉलिटिकल, इकोनॉमिक और अदर में कल्चर आता है। तो ये जो 4 फैक्टर है, इसी चारों फैक्टर में से अगर एक फैक्टर खराब हो जाए तो कहीं ना कहीं रेवोल्यूशन की शुरुआत हो जाएगी। सो वेल, अब सबसे पहले देखें तो जो फ्रांस में सोसाइटी थी, जो वहां का सोशल कल्चर हुआ करता था, वो कैसा हुआ करता था। सबसे पहले जो क्लास हुआ करता था वो हुआ करता था क्लर्जी का। फिर सेकंड जो क्लास हुआ करता था वो होता था नोबिलिटी का। और जो थर्ड क्लास हुआ करता था वो होता था पोपटलाल और उनकी कंपनी का। सो वेल, पोपटलाल और कंपनी कहने का मतलब ये है कि इस क्लास में भी 3 डिवीजन थे। रिच मिडिल क्लास यानी हायर मिडिल क्लास, मिडिल क्लास और एक लोअर मिडिल क्लास। रिच मिडिल क्लास या हायर मिडिल क्लास कहने का मेरा ये मतलब है कि जो थर्ड पार्टी, जो यानी पोपटलाल कंपनी में जो सबसे अमीर हुआ करते थे, बड़े बिजनेसमैन हुआ करते थे, बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट हुआ करते थे, बड़े कुछ भी हुआ करते थे, तो वो होते थे आपके हायर मिडिल क्लास में। मिडिल क्लास की बात करूं, जो बैंक में क्लर्क हुआ करते थे, यानी जो छोटी मोटी नौकरियां करते थे। बैंक में क्लर्क तो आज का एग्जाम्पल है। वेल, पहले की बात करूं तो फार्मर्स हुआ करते थे, पीजेंट्स हुआ करते थे। लोअर मिडिल की अगर मैं बात करूं तो लोअर मिडिल का मतलब ये था कि वो लोग जो समाज के सबसे नीचे लेवल पे आते थे। इन द सेंस जो आर्टिशियंस होते थे, जो क्या कहते हैं, पॉट्स वगैरह बनाते थे, या फिर जो कॉबलर वगैरह थे जो जूते वूते पॉलिश वॉलिश करते थे। सो वेल, अगर इतिहास उठा के देख लो आप कभी कभी, तो हमेशा जो लोअर मिडिल क्लास है उन्हें हमेशा दबाया ही गया है। इन द सेंस ये कि अगर मान के चलो कि कोई सा भी रेवोल्यूशन, इंडियन रेवोल्यूशन की बात करूं तो इंडियन रेवोल्यूशन में जो सबसे मिडिल क्लास है, सबसे नीचे क्लास के लोग थे, वो तो हमेशा से दबते आ रहे हैं, चाहे वो इनके प्रेशर में हो चाहे इनके प्रेशर में हो। लेकिन एक और बात मैं आपको बता दूं, रेवोल्यूशन कभी भी आज तक इतिहास में कभी भी रेवोल्यूशन हुआ है तो उसका शुरुआत हमेशा हायर मिडिल क्लास ने किया है। क्योंकि यहाँ पे भी सीन यही है, जो हायर मिडिल क्लास है उनके पास दिमाग थोड़ा सा आने की शुरुआत हो चुकी थी, और उन्हें ऐसा लगता था कि जो नोबिलिटी में लोग बैठे हैं। सबसे पहले तो मैं क्लर्जी के बारे में बताऊं तो क्लर्जी वो लोग हुआ करते थे जो पोप वगैरह थे, जो चर्च में काम करते थे। नोबिलिटी की बात करूं तो जो राजा के ही थोड़े करीबी हुआ करते थे, बेस्टीज वगैरह टाइप बीड़ू। पोपटलाल और कंपनी की बात करूं तो वो तो जो आम लोग। सो वेल, हाँ, मैं एक और चीज बता रहा था कि रेवोल्यूशन कभी भी शुरुआत हुई हो किसी भी कंट्री में तो हमेशा से उसका जो स्टार्टिंग है वो हमेशा हायर मिडिल क्लास वालों ने ही करवाया है। इस केस में भी, फ्रांस के भी केस में अगर आप देखो तो जो हायर मिडिल क्लास के लोग हैं उन्होंने अपने से नीचे लोगों को समझाना स्टार्ट किया और ये कहना स्टार्ट किया कि अब से हम टैक्स नहीं देंगे, क्योंकि जो ऊपर बैठे हैं उनके पास बहुत सारा पैसा है और कहीं ना कहीं हम अपना पेट काट के उन्हें पैसे दे रहे हैं और वो मौज लेते जा रहे हैं। सो वेल, लोअर मिडिल क्लास को हमेशा मैंने कहा दबाया गया, यानी कंधे पे बंदूक रखवा के चलवाया गया। यहाँ पे भी वही सीन हुआ। और इसके बाद अगर थोड़ा चैप्टर में आगे बढ़े तो पॉलिटिकल कंडीशन की अगर मैं बात करूं तो पॉलिटिकल कंडीशन 1774 और 1776 का जो टाइम फ्रेम था, पॉलिटिकल कंडीशन में सबसे पहला पॉइंट यही आता है कि वहां का जो पॉलिटिकल जितने भी नेता वेता हुआ करते थे वो हमेशा यही सोचते रहते थे कि जो अमेरिका में चल रहा है रेवोल्यूशन, उसमें कैसे ब्रिटिश को निकाल के फेंकना है। यानी जो वहाँ का जो पार्लियामेंट वगैरह होता था तो उसमें यही सारी बातें चलती थी। यानी कि अपने कंट्री के बारे में नहीं देखना उन्हें बस ये था कि हमें कहीं ना कहीं पावर में किसी एक कंट्री से ऊपर लीड बनाना है, और यही लीड धीरे धीरे करते पावरफुल बनाता है किसी भी कंट्री को। सो वेल, पॉलिटिकल की बात करूं तो मैं सीधा यहाँ लिख देता हूं ए आर रहमान, इन द सेंस अमेरिकन रेवोल्यूशन।
सो वेल इकोनॉमिक की बात करें अब, तो इकोनॉमिक में क्या सीन है कि इकोनॉमिक का मतलब पैसा, और पैसा का मतलब गरीब लोग। गरीब लोग क्यों? क्योंकि वही सिर्फ टैक्स देते थे, चाहे वो कोई सा भी कंट्री हो। आप स्टार्टिंग में सबका ही हाल बेहाल रहा है, लेकिन बात यहाँ फ्रांस की हो रही है, तो खैर कोई नहीं, इसमें ही आगे बढ़ते हैं। तो इसमें होता क्या था कि जो टैक्स देते थे लोग, गरीब लोग ही देते थे खासकर तो, और अमीर लोगों की बात करूँ तो नोबिलिटी के लोग, क्लर्जी के लोग कभी टैक्स नहीं देते थे। उल्टा वो पैसे गरीबों से लेते थे, जैसे कहते हैं ना वसूली करते थे, वसूली का धंधा वगैरह वगैरह, तो वो वही करते थे। सो वेल अगर आगे बढ़े चैप्टर में, तो उसमें यही लिखा है कि जो टैक्स है वो सिर्फ यही थर्ड क्लास ही लोग देते थे टैक्स। सो इसका मतलब क्या है कि जैसे एक किताब में आपके उसमें दो शब्द लिखा है, टिथ और टेल, उसका मैं बताता हूं मतलब। सो टिथ का मतलब ये है कि अगर कोई भी प्रोड्यूसर है, इन द सेंस मूवी में नहीं, खेतों में, तो वो प्रोड्यूसर अपने 1/10 पार्ट चर्च को देगा, समझे? 1/10 जो पार्ट है वो एज अ टैक्स चर्च को देगा। और उसके बाद जो आपका टेल है, टेल का क्या सीन है कि जो इस क्लास के लोग हैं वो टैक्स हमेशा सीधा उसी को देंगे, गवर्नमेंट को। इन द सेंस अब देखो, दो दो टैक्स इन्हें देना पड़ता था। फिर इसके बाद रेवोल्यूशन की शुरुआत पे आते हैं, आउटब्रेक, जो कि आपके चैप्टर में नाम है, आउटब्रेक चैप्टर का। सो इससे पहले थोड़ा और देखते हैं कि अगर इकोनॉमिक की बात करें, मतलब जो फ्रांस का जो इकोनॉमी है उसकी बात करें, तो फ्रांस की इकोनॉमी में 23 मिलियन जो हुआ करता था एक टाइम पे पॉपुलेशन, और वो आज होके आ गया था 1789 में 28 मिलियन। तो जहां पॉपुलेशन ग्रोथ होगा, जहां पॉपुलेशन बढ़ेगा, तो कहीं ना कहीं जो वहां के लोग हैं, कहीं ना कहीं जो लोग हैं उनकी डिमांड बढ़ेगी। अगर डिमांड बढ़ती है तो कहीं ना कहीं सप्लाई घटेगा, क्योंकि लोग, जो कंपनी वगैरह है वो तो उतने ही हैं, लेकिन जो आपका डिमांड है लोगों का वो बढ़ गया ना, तो जिस वजह से सप्लाई कहीं ना कहीं धीरे होगा। अब जब सप्लाई धीरे हो गया तो प्राइस में कहीं ना कहीं उछाल आ जाएगा। उछाल कहने का ये मतलब है कि बार ग्राफ में सीधा ऊपर चला जाएगा, इन द सेंस कि अगर बनाने वाले लोग कम हैं तो खाने वाले लोग तो ज्यादा ही हैं, तो कहीं ना कहीं प्राइस अगर हाई होगा तो तभी, मतलब तभी सारी चीजें जो चलेंगी वो मुश्किल हो जाएंगी लोगों के लिए। चीज़ें धीरे धीरे करके खराब होती गई, इकोनॉमी घटती गई, टैक्स बढ़ते गए, और उसी के बाद एक और चीज़ आपकी किताब में दे रखा है जो कि है सबसिस्टेंस क्राइसिस। इसका मतलब ये है कि जब लोगों के पास, यानी जो आम लोगों के पास अपना रिसोर्स चलाने के लिए सारी चीज़ें धीरे धीरे करके ख़त्म होती जा रही थी, तो उस केस को कहते हैं ये क्राइसिस। सो वेल अगर देखें तो इसके बाद होगा क्या, डिमांड बढ़ेगा, सप्लाई घटेगा, प्राइस बढ़ेगा, और फिर उसके बाद क्राइसिस आएगा। अब जब क्राइसिस आएगा तो फिर ड्राउट होगा, लोग मरेंगे, भूखमरी आएगी काफ़ी ज़्यादा उस जगह पे। सो यही हुआ था फ्रांस में। और अब बात करता हूँ मैं 1789 की। तो 1789 में अगर देखूं, तो 1789 में अगर देखें तो दो रेवोल्यूशन हुए थे। इन द सेंस रेवोल्यूशन तो एक ही था, लेकिन जगह दो थे। इन द सेंस ये कि पहला तो जो रेवोल्यूशन चल रहा था वो बेस्टाइल फोर्ट के आगे, जो कि बेस्टाइल एक जेल का नाम हुआ करता था वहाँ के, और राजा रहते थे, मतलब राजा नहीं रहते थे वहाँ पे, कैदियों को कैद करके रखा जाता था। तो कहीं ना कहीं लोगों में एक गुस्सा आ गया था, जो कि मैं बताता हूँ रीज़न क्या है। अब गुस्सा क्यों आया भाई, अचानक अचानक रातों रात तो ये हुआ नहीं कि भैया स्टॉक मार्केट में पैसा रखा और रातों रात गायब हो गया और फिर निकल पड़े लोगों को लेके लड़ाई करने के लिए राजा से। ऐसा तो हुआ नहीं था। रेवोल्यूशन कभी भी जो होता है, यानी हिस्ट्री में अगर कभी भी मैं बात करूं, तो हिस्ट्री एक दिन में, यानी कि रातों रात बिल्कुल नहीं होता। इसके लिए हमेशा एक लंबा टाइम चाहिए होता है, लंबे टाइम फ्रेम की ज़रूरत होती है, काफ़ी ज़्यादा लोग इकट्ठे होने चाहिए। अब रातों रात, अब आप तो कोई सेलिब्रिटी हो नहीं जो एक बार में आवाज़ लगाओ सारे लोग निकल के आ जाए, नहीं। क्योंकि जो सेलिब्रिटी लोग हुआ करते थे, नोबेलिटी के और क्लर्जी के, उन्हें क्या मतलब था इन सारी चीज़ों से? उन्हें तो टैक्स नहीं देना पड़ता था, हर चीज़ फ्री में बैठी बैठाई मिल रही थी। इवन गरीब लोगों से टैक्स भी वही लिया करते थे। तो यानी कि अगर आम आदमी अगर शुरुआत करेगा तो
तो कहीं ना कहीं छोटे से जा 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 के एक बड़े तक आने में काफ़ी लंबा टाइम लग जाएगा। इसी दौरान को हम कहते हैं एक रेवोल्यूशन की शुरुआत। सो वेल अगर आगे देखें तो बेस्टाइल किले के आगे लोगों ने प्रदर्शन करना चालू कर दिया था, और वो क्यों किया था वो मैं बताता हूँ। होता क्या था कि जो क्लर्जी और नोबिलिटी के लोग थे उनको एक प्रिविलेज हुआ करता था बाय बर्थ। इन द सेंस ये है कि अगर वो मूवी तो देखी होगी ना, वो कौन सी मूवी करती थी, कौन सा है ये, आनंद कुमार वाली, सुपर 30 वाली, मैं नाम भूल रहा हूँ, नाम आएगा तो ज़रूर बताइएगा। और जिसमें ऋतिक रोशन था मूवी में और काफ़ी अच्छा एक्टिंग करा था उसने। सो वेल उसमें ये बताया था कि राजा का बेटा अब राजा नहीं बनेगा। तो बाय बर्थ प्रिविलेज का मतलब यही है कि अगर आप राजा हो तो कल होके आपका ही लड़का राजा बनेगा, या आपकी ही लड़की वहाँ की प्रिंसेस, या फिर कल होके कहीं की रानी बनेगी। सो वेल यही होता था, और टैलेंट की कमी इसमें भी नहीं थी। आज भी अगर देखें तो हायर मिडिल क्लास के ही लोग हैं जो आज बड़े बड़े जगह जाके अपनी तबाही मचा रहे हैं अपने नाम का। सो वेल जो हायर मिडिल के लोग हैं उनको कहीं ना कहीं दिमाग आया और उन्होंने मेरिट सिस्टम को चालू करने की शुरुआत करी, क्योंकि उनको कहीं ना कहीं ये लगता था कि जो हमारा जो किंग है वो हम पे ज़्यादा जुल्म कर रहा है। और लुइस 16 के मन में इसी बीच एक और आया था कि देखो, मैंने आपको पहले बताया कि 1776 में जब अमेरिका में रेवोल्यूशन हुआ था, तो लुइस 16 ने बैंक से लोन लेकर के लड़ाई करी थी। लोग लोन लेते हैं घर खरीदने के लिए, गाड़ी खरीदने के लिए, और फ्रांस लोन लेता है लड़ाई करने के लिए। तो भाई बड़े लोग बड़ी बात करो, फॉलो उनके कल्चर। सो पहले अगर बात करें आगे की, तो 1 बिलियन लेवर जो था वो तो चल ही रहा था, और ऊपर से 1 बिलियन और उन्होंने ले लिया था, तो जो कंट्री है वो डेप्थ में जा रहा था। सो वेल इसी बीच लुइस 16 के मन में एक ख्याल आया कि कभी कभी तो मेरे दिल में ख्याल आता है कि जो फ्रांस की जो जनता है उसके ऊपर एक और टैक्स डाल देना चाहिए। तो वाह भाई वाह, एक तो पहले ही टैक्स देते थे ये लोग, पहले ही मतलब भूखे नंगे गरीब थे, उसके बाद भी इन्हें एक और टैक्स देना पड़ रहा है। तो ये कहाँ का शासन है मेरे भैया, लुइस भैया, आप समझिए इस बात को। तो लोगों के मन में आया गुस्सा और लोगों ने उठा लिया डंडा और निकल पड़े अटैक करने लुइस 16 के घर पे। सो वेल जो मैं दूसरी घटना के बारे में बात कर रहा था, ये तो हो रहा था पेरिस के शहर में, जो एक मूवी थी काफ़ी अच्छी, पेरिस वेरिस में बनी हुई, खैर छोड़िए इस बात को हटाइए। दूसरा जो घटना था या फिर दूसरे जो इंसिडेंट था वो चल रहा था कंट्री साइड में। अब कंट्री साइड में क्यों, तो कंट्री साइड में हुआ क्या था कि लोगों को कहीं ना कहीं ब्रेड खाने के पैसे नहीं थे, यानी जो लोअर मिडिल के लोग हैं उनके पास इतने पैसे नहीं थे कि वो ब्रेड खरीद सके और अपने फैमिली का पालन पोषण कर पाए। होता क्या था कि हम तो यहाँ रोटी चावल खा के रह जाते हैं, लेकिन फ्रांस के लोगों में एक कल्चर था कि वो ब्रेड खाए बिना सो नहीं पाते, उन्हें ब्रेड चाहिए ही चाहिए होता है। सो ब्रेड वहाँ का नेशनल फूड था, ऐसा ये कह लीजिए। तो इसी बीच जो हमारी लुइस 16 की वाइफ थी, उनका एक स्टेटमेंट आया था, काफ़ी फेमस स्टेटमेंट ये हुआ था कि अगर ये लोग ब्रेड नहीं अफोर्ड कर पा रहे हैं तो क्या हो गया, उन्हें केक खाने दो। अबे मूर्ख औरत, अगर आपको पानी चाहिए तो ये थोड़ी है कि 2 लगा के सो जाओ, नहीं समझे बात को। इसका यही मतलब है कि जब जिस टाइम चाहिए, अब ऐसा तो नहीं है ना कि हर गरीब आदमी अपने बर्थडे में केक ही काटता हो, तो यार वो केक कहाँ से लाएगा और केक क्यों खाएगा, उसे ब्रेड चाहिए तो ब्रेड ही खाएगा ना। सो वेल ये थी हमारी मिस मैरी। सो अब हुआ क्या कि जब रेवोल्यूशन की शुरुआत होती है कहीं पर भी, किसी भी स्टेट में या किसी भी कंट्री में, तो जो फिलोसोफर्स का ग्रोथ होता है वो काफ़ी ज़्यादा होता है। और फिलोसोफर्स का ग्रोथ इसलिए होता है क्योंकि काफ़ी उन्होंने रिसर्च वगैरह किया होता है पास्ट में किसी ग्रेट एमिनेंट पर्सन के बारे में, उनकी थ्योरी बनाने में, दूसरे जगह का एग्जाम्पल देने में, तो ये उनका काम है। सो इसी बीच हमारे अंदर जो फ्रेंच रेवोल्यूशन है उसमें 2 लोग आते हैं, एक आता है जीन जैक रूसेव और दूसरा आता है जॉन लॉक। सो वेल जीन जैक रूसेव की बात करूं तो उसने सोशल कॉन्ट्रैक्ट लिखा था किताब, और दूसरे की मैं बात करूं तो जॉन लॉक थे, इन्होंने लिखा था द 2 ट्रीटीज ऑफ गवर्नमेंट। सो इसमें जो सोशल कॉन्ट्रैक्ट था उसकी किताब में काफ़ी अच्छा उसने लिखा था कि
जो सिस्टम है गवर्नमेंट का वो कैसा होना चाहिए और लोगों के बीच यानी सोसाइटी का कल्चर कैसा होना चाहिए। सो इसमें ही हुआ था क्या कि लुइस 16 अपने आप को बताता था कि मैं तो भाई मैसेंजर ऑफ गॉड हूँ, मैसेंजर ऑफ जीसस हूँ। इसका मतलब ये कि हमें किसी भगवान ने बोला है, यानी हमें जीसस ने बोला है कि तुम यहाँ के राजा बनोगे और लोगों पे शासन करोगे, क्योंकि तुम्हें मैंने भेजा है यहाँ। मैं नहीं, यहाँ मैंने जीसस हुआ करते थे। तो ऐसे ही अगर आपने उसको सुना होगा मेडिवल इंडिया में ग्यासुद्दीन बलबन के बारे में, तो वो अपने आप को बताता था कि मैं यहाँ का दिन लाई हूँ, मुझे खुदा ने भेजा है आप लोगों की रक्षा करने के लिए। और एंशियंट में बात करूँ तो चंद्रगुप्त मौर्य तो नहीं, अशोका हुआ करते थे। अशोका अपने आप को बताते थे कि मैं देवम प्रियदर्शनी था। इसका मतलब ये कि मुझे भगवानों ने मिल के भेजा है कि मैं ही हूँ सम्राट अशोक और मैं ही अब यहाँ का राजा बनूंगा। तो यही सारी चीज़ें बताई उसने। एक और फिलोसोफर की बात करें तो वो आता है मॉन्टेस्क्यू। मॉन्टेस्क्यू बताता है स्पिरिट ऑफ लॉ के बारे में। इसका मतलब ये है कि जो फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होना चाहिए वो फ्रांस में उस टाइम में नहीं था, और वो गवर्नमेंट की अगर मैं बात करूं तो उस गवर्नमेंट को उसने 3 पार्ट में डिवाइड किया था कि सारे काम राजा नहीं कर सकता, वो उसके औकात में नहीं है, सारे काम को डिवाइड करो और एक लेजिस्लेटिव, एक एग्जीक्यूटिव और एक जुडिशियरी बनाओ। जिसका मतलब ये है कि न्याय भी राजा करे, लॉ भी राजा लिखे। तो यार ये गलत है ना कहीं लोगों में एक फीलिंग सी आ जाएगी कि यार ये यहाँ मेरी बात नहीं चल रही तो मैं यहाँ क्यों रहूँ। सो इसी को देखते ही मॉन्टेस्क्यू ने द स्पिरिट ऑफ लॉ में 3 फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट लिखा है, जो कि लिखा ये है कि लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव और जुडिशियरी को इंट्रोड्यूस करना चाहिए। सो वेल आगे की बात करूं तो आगे 20 जून का टाइम फ्रेम था। 20 जून 1789 में जब लोग धीरे धीरे करके इकट्ठा होने लग गए थे। एक टेनिस कोर्ट है जो काफ़ी अच्छी फोटो आपकी किताब में दे रखी है, ये वाली। सो इसमें हुआ था क्या कि लोगों में एक गुस्सा आ गया था कि नहीं यार अब इस राजा को तोड़ के हटाना है और मुझे यहाँ से कहीं ना कहीं खुद को ग्रो कराना है। सो वेल इन्होंने भी यही किया, इकट्ठा हो गए लोगों, मतलब राजा के विरुद्ध में कि भाई अब टैक्स नया इम्पोज नहीं होगा, हमें भी अपनी बात रखनी है। इन द सेंस ये कि हमें भी मेरिट सिस्टम ही चाहिए, राजा का बेटा अब राजा नहीं होगा। सो एक हुआ करता था स्टेट जनरल, ESTATEGENERAL। स्टेट जनरल एक ऐसी कमिटी या बोर्ड हुआ करती थी जो कि फैसला लेती थी कोई नया लॉ इम्पोज करने में। इन द सेंस ये कि अगर टैक्स बढ़ाना है राजा को तो राजा सबसे पहले आएगा और ये कुछ मेंबर्स को बुलाएगा और वो मेंबर डिसाइड करेंगे आपस में कि भाई टैक्स बढ़ाऊं या ना बढ़ाऊं। वैसे तो ना बढ़ाने का कोई ऑप्शन नहीं था, मैं बताता हूं क्यों। क्लर्जी और नोबिलिटी को मिला के 300 लोग हुआ करते थे, और जो पोपटलाल और कंपनी है इसमें हुआ करती थी 600 लोग। सो 300 और 600 लोग हुआ करते थे। 300 और 600 लोगों को मिला के टोटल 900 लोगों की ये कमेटी हुआ करती थी, और 900 लोगों को मिलाकर ये स्टेट जनरल बनी थी। और सबसे इंटरेस्टिंग बात मैं बताऊं तो ये जो स्टेट जनरल थी ये 1614 के बाद कभी बनी ही नहीं थी। इन द सेंस ये कि अगर राजा को रूल करना होता था, राजा को कोई नया टैक्स इम्पोज करना हुआ करता था, तो वो बिना किसी से पूछे, बिना लोगों की कमेटी बुलाए वो सीधा इम्पोज कर देता था। सो वेल ये कितनी गलत बात है। गलत बात तो खैर नहीं, मोनार्की का यही रूल है। अब सारी कंट्री इंडिया जैसी तो होती नहीं है ना। वेल छोड़िए। सो 300 और 600 लोगों के बारे में अगर मैं बताऊं तो सर्कुलर फॉर्म में 300 लोग यहाँ बैठते थे और 600 लोग यहाँ खड़े रहते थे। यानी कि इसका मतलब ये है कि जो नोबिलिटी और क्लर्जी क्लास के पीपल हैं वो बैठते थे और पीछे एज अ बाउंड्री में वो जो पोपटलाल और उनकी कंपनियां वो खड़ी रहती थी। सो कहीं ना कहीं ये दिखाता है कि समाज में स्टार्टिंग से ही काफ़ी डाइवर्स लोग रहे हैं, काफ़ी डिस्क्रिमिनेटेड किस्म के लोग थे।
चाहे वो कोई सी भी कंट्री हो, स्टार्टिंग में सबका एक जैसा हाल था, बुरा हाल था। सो वेल, आगे अगर बात करूं मैं, तो लोग इकट्ठा हुए थे 20 जून 1789 को। तो 20 जून 1789 को लोग इकट्ठा हुए थे आपके टेनिस कोर्ट के बाहर। टेनिस कोर्ट में आने के बाद लोगों ने एज अ रेवोल्यूशन स्टार्ट किया। लोगों ने काफ़ी ज़्यादा तोड़फोड़ मचाया, सरकारी प्रॉपर्टीज़ वगैरह। एक टर्म है आपकी किताब में जो लिखा है CHAETUX, चैटक्स, जिसका मतलब है कि जो बड़े लोगों का जो पैलेस वगैरह हुआ करता था, बड़े बिजनेसमैन का, जो कि नोबिलिटी और क्लर्जी के लोग थे, इनको तोड़ना फोड़ना स्टार्ट किया। तो राजा को कहीं ना कहीं ये चीज़ पता लगने के बाद राजा ने अपनी आर्मी भेज दी। अब राजा ने अपनी आर्मी भेज दी तो लोगों में कहीं ना कहीं एक रूमर फैल गया। रूमर मतलब कि आपको एक अफवाह फैल गई कि जो राजा है वो हमें मारने के लिए आर्मी भेज रहा है। तो जब लोगों ने अपनी बात छोड़कर आर्मी के सामने खड़े होकर लड़ना सीख लिया, तो कहीं ना कहीं वो उस स्टेट के गवर्नमेंट को एक चैलेंज दे दिया कि भाई अब लोगों में दिमाग आ चुका है, अब लोग लड़ सकते हैं। सो इन सारी चीज़ों को देखते देख जब रेवोल्यूशन की शुरुआत हुई, तो 1789 से लेके 1791 तक का जो टाइम है, इसमें काफ़ी मार धाड़ लोग हुए। लोगों ने बेस्टाइल का किला जला दिया, फिर प्रिजन को छुड़वा दिया। फिर उसके बाद धीरे धीरे कहीं ना कहीं इन्होंने एक अपना नेशनल असेंबली बना दिया। अब नेशनल असेंबली बना क्या दिया मैं बताता हूँ। ये एक ऐसी असेंबली हुआ करती थी जो कि हायर मिडिल क्लास की हुआ करती थी। वेल, जब नेशनल असेंबली बनने की शुरुआत हुई तो इसको लीड करा दो लोगों ने, और वो जो पहले का नाम था वो था मीराबेऊ और दूसरे का था एपेशियस। ऐसा सा नाम है और अजीब सा ही नाम है, याद करना पड़ेगा थोड़ा सा, लेकिन आसान है। सो अब आगे की बात करूं तो अगर इंडिया में कुछ घटना होती है तो कहीं ना कहीं बाकियों जो कंट्री हैं उन पे एक इम्पैक्ट पड़ता है, उनको एक सीख मिलता है कि अगर ऐसा करा तो ये होगा, अगर वैसा करा तो वो होगा। तो फ्रांस के साथ साथ कहीं ना कहीं प्रुशिया, ऑस्ट्रिया, फिर उसके बाद ऑस्ट्रेलिया, स्पेन, ऑस्ट्रेलिया गलत, ऑस्ट्रिया था वो, स्पेन वगैरह, इन सारी चीज़ों में उसका इम्पैक्ट पड़ा। वहाँ के जो किंग है वो डर गए। डरने का सेंस ये था, उनको ऐसा लगा कि कहीं ना कहीं अगर हमने भी अगर नया कुछ बिना पूछे लोगों से इम्पोज करा तो लोग अगर ऐसे इकट्ठा हो गए फिर तो हमारी तो गई, हमारी तो लग गई। सो वेल, इसका इम्पैक्ट पड़ा। और उसी के साथ ही साथ थोड़े टाइम बाद 1791 में नेशनल असेंबली की शुरुआत हुई। एक्चुअली हुई तो 1789 में थी, लेकिन 1789 में थी, लेकिन 1791 में आते आते के साथ ही उन्होंने नया एक कॉन्स्टिट्यूशन लिख दिया कि ऐसे होगा तो वैसे होगा। सो वेल, अब अगर धीरे धीरे आगे बढ़े तो जो लोअर मिडिल लोग हुआ करते थे, यानी लोअर क्लास के भी लोअर पोपटलाल के सबसे छोटे बेटे जो हुआ करते थे, उनके अंदर भी थोड़ा सा दिमाग आने की शुरुआत हुई। उन्होंने यही सोचा कि यार ये जो लोग हैं ये तो सत्ता में आने के बाद हमें भूल गए। हमें भूलने का मतलब ये है कि इन्होंने वादे किए थे काफ़ी सारे लेकिन निभाए एक भी नहीं। तो इन्होंने अपनी एक अलग आर्मी बना ली, सीक्रेट आर्मी, जिसका नाम इन्होंने दिया जैकोबिन क्लब। बेसिकली जैकोबिन की अगर मैं बात करूं तो ये एक जगह हुआ करता था फ्रांस में ही, जिसमें संत जाकोब करके एक पोप हुआ करता था, उसी के नाम पे इन्होंने जैकोबिन क्लब बनाया। इस क्लब की जो शुरुआत है वो 1791 से होने लग गई थी। हाँ, 1791 से इसकी शुरुआत होने लग गई थी और इसको लीड करा था मैक्सिमिलियन रॉबस्पियरे ने इसे लीड करा। और फिर लीड करने के साथ ही साथ उन्होंने ड्रेस कोड बना दिया। अब होता क्या था, जैसा देश वैसा भेष, ये तो सुना ही होगा सबने। इसका यही मतलब है कि
फ्रांस में तो वैसे ही जो रानी हुआ करती थी अच्छे बड़े घराने के, तो वो टोपी वोपी पहनती थी, कुछ हाथ में लेके डंडा पंडा टाइप चलती थी। और अगर मेन की बात करें तो वो भी अच्छे कपड़े पहनते थे, सूट बूट में हमेशा रहते थे। लेकिन जो गरीब थे तो यार इनके पास तो खाने के लिए पैसे नहीं है, ये क्या सूट बूट पहन के घूमेंगे? बिल्कुल नहीं। इन्होंने किया क्या, जैकोबिन ने सबसे पहला रूल अपने अंडर में यही चेंज करा कि अब से जैकोबिन क्लब के जो लोग हैं उनके अंडर में एक ड्रेस कोड रहेगा। ड्रेस कोड से मतलब यही है कि लोग दूर से देखते ही पहचान जाएंगे कि ये जैकोबिन क्लब का आदमी है, ये मारधार करने वाला आदमी है। जैकोबिन क्लब की अगर मैं बात करूं तो जैकोबिन क्लब ने 1992 से 1995 का जो टाइम फ्रेम है, अगर मैं जैकोबिन क्लब की मैं बात करूं तो 1992 से 1992 या 1993 कहिए, क्योंकि इन्होंने दिसंबर में आने की शुरुआत करी थी तो डेट कहीं ना कहीं 2 और 3 के बीच में रहता है। किताब में वैसे 1993 और 1997 दे रखा है, जो रेन ऑफ टेरर था, रेन ऑफ टेरर, जिसका मतलब ये है कि लोगों में एक आतंक पैदा कर दिया था इन जैकोबिन क्लब ने, इस सोसाइटी के लोगों ने, और इन्होंने यही कहा था कि हमें चाहिए हमारा हक। इसका मतलब हमें चाहिए साडा हक, एथे हक। लोगों ने हमारे साथ बहुत गद्दारी करी तो अब हम उसका बदला लेंगे उन्हें मार के। तो देखिए चीजें कैसे कैसे चली, और फिर इन्होंने बनते के साथ ही जैकोबिन क्लब पावर में आने के साथ ही जो हमारे फ्रांस के जो राजा हुआ करते थे उनकी हालत कहीं ना कहीं एकदम खराब हो चुकी थी। अब खराब क्यों हुई थी मैं बताता हूँ। जो फ्रांस था वो काफी चीजों से प्रभावित था। इसका मतलब ये कि फ्रांस में अगर देखें, अब मेरा मार्कर काम नहीं कर रहा तो खैर मैं बोल के ही बताता हूँ। फ्रांस में 3 लोग थे, यानी 3 ग्रुप ऑफ पीपल थे जो उन्हें परेशान कर रहे थे, सीधा राजा पे अटैक करना चाह रहे थे। इसका ये मतलब था कि फ्रांस में अगर देखें तो सबसे पहला अटैक आ रहा था जैकोबिन क्लब का। जो लोअर मिडिल लोग थे, जो काफ़ी नीचे लोग थे, जो मैंने आपको बताया पहले, उनका एक अटैक जा रहा था। फिर एक दूसरा नेशनल असेंबली का अटैक आ रहा था, और फिर एक तीसरा प्रेशर आ रहा था आपके अदर कंट्रीज का, क्योंकि अदर कंट्री को ऐसा लग रहा था, उनके राजाओं को ऐसा लग रहा था कि अगर हमारे अंदर भी ये सारी चीज़ें होने लग गई तो हमारे लोग भी हमारे विरुद्ध खड़े हो जाएंगे और कहीं ना कहीं हमें निकाल के बाहर फेंक देंगे। काफ़ी ज़्यादा प्रेशर था किंग के ऊपर। जो हमारे लुइस भैया थे, जो मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया, छोटी उम्र में राजा बन गए, काफ़ी सारे मौज लिए, लाइफस्टाइल वगैरह में कोई चेंज नहीं आया उनका, टैक्स वगैरह बढ़ा दिया और फिर आज मारा गया। तो ये जो टाइम है वो 21 जनवरी 1793 की मैं बात कर रहा हूँ। एक होता है गिलोटीन शब्द। गिलोटीन शब्द की अगर मैं बात करूँ तो गिलोटीन होता है कि आप ऐसे सर रखो एक लकड़ी के फ्रेम पे और सीधा ऊपर से तलवार आएगा, खच, मतलब सर अलग और शरीर अलग। तो ये होता था गिलोटीन, क्योंकि पहले फांसी वासी नहीं चलता था, पहले उन्हें पता नहीं था फांसी भी कुछ होता है। तो अब हुआ क्या कि लोगों में एक खौफ सा जाग गया कि यार किंग तो मारा गया यहाँ का। और किंग मरने के पीछे एक और बड़ा रीज़न ये था कि जब लुइस भैया को उसके दूसरे कंट्री प्रशिया ने एक तरह से वो उसे वार्निंग दिया कि भैया इसे हटाओ, लोगों को जल्दी मनाओ, वरना राज्य खतरे में है, पूरी दुनिया खराब हो जाएगी। तो रोते रोते लुइस भैया ने अपने कहा, जो वहाँ के किंग थे प्रशिया के, कि भैया मेरे से तो हो नहीं रहा, आप अगर आ जाते तो मदद कर जाते तो काफ़ी अच्छा रहता। तो उसने प्रशिया से आर्मी भेजा फ्रांस के लोगों को मारने और समझाने के लिए। लेकिन फ्रांस के लोगों में इतना गुस्सा आ गया था उसके बाद, उन्होंने सारी आर्मी को वहाँ के ख़त्म कर दिया। और 21 जनवरी 1793 का जो टाइम है उसमें हमारे लुइस भैया और उनकी पत्नी और बाकी जितने भी महान लोग हुआ करते थे उन्हें गिलोटीन कर दिया और सारा पावर अपने अंडर में ले लिया। काफ़ी एक इंटरेस्टिंग बात बताई है सोर्स डी में, जो कि एक वहाँ का मीडिया वाला हुआ करता था, डेसमोलिन्स था। उसने रॉबस्पियरे मैक्सिमिलियन के बारे में कुछ गलत पलत लिख दिया था, तो जिस कारण उसको भी मार ही दिया था बाद में। तो उसने काफ़ी अच्छा लिखा है, इसे पढ़िएगा और समझिएगा ज़रूर। ये बताता है कि वहाँ का जो कंडीशन था वो कैसा था। सो वेल चैप्टर में आगे बढ़ते हैं।
तो चैप्टर में आगे बढ़ूं तो जो आपकी जैकोबिन क्लब थी, उन्होंने एक कन्वेंशन के नाम से एक फॉर्मेशन कर दी थी एक बॉडी की। इसका मतलब ये है कि पहले आई नेशनल असेंबली 1789 में, फिर आई कन्वेंशन 1792 में। सो व्हेन अब इसके बाद जैकोबिन क्लब में क्या डिफरेंस था, पहले लोगों के पास वोट देने का अधिकार नहीं था, लेकिन जैकोबिन क्लब आने के बाद लोगों ने ये कहा कि नहीं भाई 25 साल से उम्र, 25 साल के ऊपर जितने भी लोग हैं वो वोट दे सकते हैं, लेकिन शर्त ये है कि उनके पास कुछ भी ना हो। इन द सेंस हर एक लोग, हर एक फीमेल, हर एक लोग जो वहां के हैं वो दे सकते थे वोट। इससे पहले अगर नेशनल असेंबली की बात करें तो नेशनल असेंबली में दिमाग लगाइए मिडिल क्लास लोग थे, और वो भी हायर मिडिल क्लास लोग थे। उनका एक डिक्लाइन होने का एक सबसे मेजर जो पार्ट है वो भी यही है कि उन्होंने वोटिंग राइट तो दिए थे, लेकिन वो उन्हीं लोग को दिए थे जिनके पास अपनी जमीन हुआ करती थी, जिनके पास अपने प्रॉपर्टीज हुआ करते थे। तो वेल इनके पास तो थे नहीं प्रॉपर्टी, तो क्या ये वोट नहीं देंगे? ऐसा बिल्कुल नहीं है। जैकोबिन क्लब में रॉबस्पियरे, मैक्सिमिलियन आने के बाद उसने सबसे पहला और सबसे बड़ा फैसला यही लिया था कि वोटिंग राइट्स दे दी जाए। इवन वुमेन को भी आज से पहले कभी वोट देने का अधिकार नहीं था, बट इनके आते ही इन्होंने सारा पैटर्न ही बदल दिया और वोटिंग वगैरह चालू कर दी। सो वेल अब यहाँ लुई 16 की डेथ हो चुकी है, और जो प्लेस का नाम आपकी किताब में दे रखा है वो है प्लेस डे ला कॉन्कॉर्डे, और फिर उसके बाद रेन ऑफ टेरर भी मैंने आपको बता ही दिया है। फिर उसके बाद जैकोबिन की एक नेगेटिव पॉइंट क्या थी मैं आपको बताता हूँ। 1993 और 1994 जो आपका रेन ऑफ टेरर जिसे कहते हैं, उस टाइम में उन 2 सालों में उन्होंने 50 हजारों लोगों की हत्या कर दी। और वो 50 लोग कौन कौन थे? वो थे क्लर्जी और नोबिलिटी के लोग। इसका मतलब ये है कि जो भी लोग सरकार के साथ हुआ करता था, जो मोनार्की का साथ देता था, चाहे इवन वो अपने ही मेंबर क्यों ना हो उस ग्रुप के, उन्हें भी मार दिया जाता था। सो इनकी यही एक नेगेटिव बात थी। लेकिन पॉजिटिव बातों को देखो तो इन्होंने थोड़ा बहुत फ्रांस का नक्शा बदलने की कोशिश करी। नक्शा इन द सेंस कहने का मतलब ये है कि कहीं ना कहीं इन्होंने ट्रेडिंग सिस्टम को खोल दिया, लोग व्यापार कर सकते थे किसी से भी, किसी के भी साथ। फिर इसके बाद इन्होंने सप्लाई बढ़ा दिया लोगों को, और टैक्स को खत्म कर दिया। अब यार गरीब लोग, मतलब गरीब लोग तो नहीं, लोअर क्लास के लोग हैं और उनको परेशान कर रहा था टैक्स। तो सबसे पहले आते ही उन्होंने टैक्सों का खल्लास, टैक्स हटेगा लेकिन जो सरकार के साथ रहेंगे वो मारे जाएंगे, चाहे वो अपने ही लोग हों, चाहे बेशक वो मेरा भाई हो या फिर मेरी बहन हो, या फिर चाहे मेरा काफ़ी अच्छा मेंबर हो मेरे कमेटी या मेरे ग्रुप का या मेरे क्लब का। तो ये उनमें नेगेटिव बातें थी। फिर उन्होंने एक और चेंज करा, जो वहाँ का टाइटल था उसे एबॉलिश कर दिया। टाइटल एबॉलिश करने का मतलब ये है कि पहले के टाइम में जो मेल को सर और फीमेल को मडामे, इन द सेंस जो मॉन्सियोर और मडामे हुआ करता था, उसको बोला जाता था सिटियोन और सिटियोनी। इसका मतलब ये है कि एज अब वो सिंपल सिटीजन और सिंपल मिस सिटीजन हुआ करते थे, अब कोई उन्हें रिस्पेक्ट नहीं दिया जाता था। इसका मतलब ये है कि कहीं ना कहीं इन्होंने अपने अंडर में चेंज तो किया ही, लेकिन लोगों को भी मारा। तो जो लोगों को मारने का कॉन्सेप्ट है, ये कहीं ना कहीं इनकी डिक्लाइन होने की शुरुआत हो गई। अब मैं बात करता हूँ फ्रांस के कॉन्स्टिट्यूशन की। तो यार फ्रांस का जो कॉन्स्टिट्यूशन है, अगर आप इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में भी देखो तो फ्रांस के कॉन्स्टिट्यूशन से हमने लिया है इक्वलिटी, लिबर्टी और फ्रेटर्निटी। तो यार एक बात बताओ, जो कंट्री में लोगों के पास इक्वल राइट्स नहीं है, कुछ बोल नहीं सकते हैं, लिबर्टी और भाईचारा तो दूर की बात है, तो उस कंट्री से हमने अपने कॉन्स्टिट्यूशन में ये तीनों बातें कैसे ले ली? तो इसका रीजन भी और इसी का आंसर मैं बताऊंगा कैसे है और क्या है। सो वेल, फ्रांस का कॉन्स्टिट्यूशन टोटल 3 बार चेंज हुआ था रेवोल्यूशन के दौरान, जो कि पहला था 1789 में जब नेशनल असेंबली की फॉर्मेशन हुई थी। फिर उसके बाद कन्वेंशन यानी जैकोबिन क्लब पावर में आई थी 1792 में, और फिर उसके बाद 1795 जब 5 डायरेक्टरीज ऑफ पावर आए थे। सो वेल, अब आपको ये देखने की एक सीखने की बात है
कि जिस कंट्री में इक्वल राइट्स नहीं है, लिबर्टी नहीं है, फ्रेटर्निटी की तो बात ही छोड़ दो, उस कंट्री से हमने अपने इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में यही तीनों बात लिया है, फ्रांस से। सो चीज़ें कैसे आगे बढ़ती है देखते हैं। सो वेल, अब पावर में अब मैं बात कर रहा हूँ 1795 के टाइम की, जब 5 डायरेक्टरीज पावर में आए थे। सो 5 डायरेक्टरीज के आने का मतलब यही था कि जो पॉलिटिकल चेंजेस हैं इन्होंने काफ़ी ज़्यादा अपने टाइम में करा। और पॉलिटिकल चेंज की ही बात करूं तो इन्होंने 3 फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट यानी कि लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव और जुडिशियरी को रखा, जिसमें कि लोग जो वोट देते थे, वोटिंग राइट्स तो इन्होंने सबसे पहले छीन लिया लोगों से, यानी कि इनको गोली दे दी लोअर मिडिल को और बोला कि चल बेटा अब निकल फुर्सत, पहली फुर्सत में, अब तुम्हारा वोटिंग राइट्स भी छीन गया। सो इन्होंने किया क्या कि वोटिंग राइट्स उन्हीं लोगों को दिया जो कि 25 साल की उम्र के थे या उससे ऊपर, और उनके पास अपनी एक ज़मीन होनी चाहिए, प्रॉपर्टी। तो कहीं ना कहीं यार ये तो अमीर वाली बात है। सो इन्होंने भी यही करा, और इन्होंने जो वोट करके पीपल बैठते थे वो बैठते थे 2 हाउसेज में, जैसे इंडिया में राज्यसभा और लोकसभा कहते हैं। वो राज्यसभा से का जो सारा पावर है वो देखता था लेजिस्लेटिव, और उसी लेजिस्लेटिव का जो चयन है, सिलेक्शन है, वो इन लोगों के वोट से होता था, जो अपर हाउस और लोअर हाउस है। और वो जो लेजिस्लेटिव वहाँ बैठता है वो बनाता था जो 5 डायरेक्टरी हैं फ्रांस के। सो वेल, कहीं ना कहीं होता क्या था कि ये जो 5 डायरेक्टरीज हैं, इनमें अगर एक भी अगर खफा हो जाए, यानी एक की भी बात ना सुनी जाए, तो यार वो पूरा पॉलिटिकल चेंज ही खराब हो जाता था पूरी कंट्री का। इन्होंने एक तो सबसे पहला काम यही किया कि वोटिंग राइट छीन लिया और उन्हीं लोगों को दिया वोट जो बताया मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले। अब नेपोलियन का टाइम स्टार्ट हो रहा है। उससे पहले मैं ये चाह रहा हूँ कि आप सभी को वोटिंग का क्राइसिस एक बार फिर से रिवाइज करा दूँ। हुआ क्या कि सबसे पहले जो नेशनल असेंबली था, उन्होंने वोटिंग उसी लोगों को दिया था जिनके पास प्रॉपर्टी थी और जो कि 25 साल से ऊपर के लोग थे। जैकोबिन क्लब ने सारी चीज़ को हटा के इवन वुमेन को भी वोटिंग राइट्स दे दी है। फिर उसके बाद जो अभी तीसरी गवर्नमेंट आई है, 5 डायरेक्टर के लोग, उन्होंने वोटिंग राइट्स तो दिए हैं, लेकिन एक तरह से इनडायरेक्ट वोट भी कह सकते हैं इसे, क्योंकि लोग तो यार अपर हाउस और लोअर हाउस को ही बिठाएंगे ना, लेकिन वही चुनते चुनते आगे बढ़ते बढ़ते 5 डायरेक्टरी भी तो बनते हैं, तो यार वो वोटिंग इनडायरेक्ट ही हुआ ना एक तरह से। अब हुआ था क्या, पूरी दुनिया का चक्कर लगा के नेपोलियन बोनापार्टे आ रहा था, और इन द सेंस काफ़ी नाम फैलाया उसने ऑस्ट्रिया में, प्रुशिया में, कि भाई मैं सबसे शक्तिशाली इंसान हूँ, मेरे आगे कोई टिक नहीं पाएगा, वो मैं हूँ जियान, मैं हूँ सबसे ताकतवर, मेरा गला है सुरीला, ऐसा टाइप्स। सो इसने भी वही करा। 1799 में आने के साथ ही इसने देखा कि यार मेरी कंट्री में पॉलिटिकल काफ़ी ख़राब होता जा रहा है दिन पर दिन। इसका मतलब ये है कि अगर उन 5 में से 1 या 2 भी टूट जाते हैं तो पूरी कंट्री का भट्टा बैठ जाएगा, इन द सेंस ये है कि पूरी कंट्री फिर से डूब जाएगी। इसने इस चीज़ का फ़ायदा उठा के उन 5 में से 1 डायरेक्टर को अपने कब्जे में करके, मतलब अपना मित्र बना के, बीड़ू बना के, बेस्ट फ्रेंड बना के रख लिया, और उससे सारी चीज़ें समझा, और बाद में उसको भी एक पोस्ट दे दिया था अपने अंडर में, जब वो 1804 में अपने आप को राजा घोषित कर दिया था। उस टाइम फ्रेम की भी बात करूं तो उस 5 डायरेक्टर में से एक जो डायरेक्टर था वो उसके साथ आ गया था, और बाद में खूब अपना पावर आगे बढ़ाया। नेपोलियन बोनापार्टे की अगर मैं बात करूं तो उसे कहते हैं ये मॉडर्न आर्किटेक्चर है आपके यूरोप का। इसका मतलब ये, इसने यूरोप की दशा और दिशा दोनों बदल दी। अब वो देखते हैं कैसे। इसने आते आते काफ़ी सारे रिफॉर्म करे। 1804 के टाइम इसने अपना एक नेपोलियन कोड करके एक किताब लिखी, जिस किताब में सारे कॉन्स्टिट्यूशन हुआ करते थे फ्रांस के। अपना एक नया लॉ दिया, मेरा वचनी शासन है, जो कि मैं जो बोलूँ वही लोग मानने चाहिए। सो इसने भी वही चीज़ कहा कि जब हम ये देखते थे कि पहले के टाइम पे स्लेवरी को एबॉलिश कर दिया था जैकोबिन क्लब ने, और फिर धीरे धीरे आते आते तो, लेकिन नेपोलियन ने एक काम ये किया कि स्लेवरी को फिर से रीइंट्रोड्यूस कर दिया। तो यार एक बात बताओ, आप
कहते हो कि नेपोलियन काफ़ी पावरफुल था, ये था वो था, लेकिन फिर से स्लेवरी को लाने का क्या कारण रहा होगा, मुझे ज़रूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में अगर पता चल जाए तो, वरना मैं तो खैर बता ही दूंगा। सो वेल, इसने रिफॉर्म्स किए सबसे पहले प्रोटेक्शन ऑफ प्रॉपर्टीज, जिसका कहने का मतलब ये है कि भाई जैकोबिन ने तो बुरा हाल कर दिया था अमीरों को मार मार के, तो इसने कहीं ना कहीं एक ठेका लिया और इसने ये कहा कि जितने भी अमीर लोग हैं उनकी प्रॉपर्टी का ख्याल मैं रखूंगा, मेरी आर्मी रखेगी, आप लोग बस मुझे पैसा देते रहिएगा टाइम से टाइम। दूसरा इसने जो इंट्रोड्यूस किया वो किया डेसिमल सिस्टम, यानी कि ये कि अगर आप दिल्ली में 2 किलो सेब लेने जाते हैं तो इतना आएगा, और वही अगर केरला में 2 किलो सेब लेने जाते हैं तो इतना आएगा। है तो 2 ही किलो, लेकिन इतना 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 का फर्क पड़ जाता था उस टाइम पे। लेकिन इसने किया क्या, इसने डेसिमल सिस्टम का यूज़ किया, मेजरमेंट्स यूनिट्स पे ध्यान दिया, यानी कि अगर 2 किलो सेब अगर इतना है तो 2 किलो सेब हमेशा इतना ही रहेगा, चाहे वो कुछ भी हो जाए या फिर कहीं पे भी चले जाए। सो वेल, इन्होंने एक रिफॉर्म में ही किया, जो कि सिटी है उसे काफ़ी खूबसूरत बनाने का ठेका अपने अंदर लिया। इसका मतलब ये है कि अगर आप कभी दिल्ली वगैरह के सिविल लाइन वगैरह में जाएं, या फिर जो जहाँ प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति रहते हैं, तो काफ़ी मतलब रोड के बीचों बीच फुब्बारा लग रहा है, फाउंटेन चल रहे हैं, और साइड साइड आपके पेड़ वगैरह हैं, काफ़ी मतलब अच्छा टाइप लगता है। तो इसने कहीं ना कहीं एक इस चीज़ की शुरुआत स्टार्टिंग कर दी थी, और एक फ्रेम जैसे कि मैंने कहा, दशा और दिशा दोनों बदल दिया, यानी कि जो उसका फ्रेम है और जो उसका जो कंडीशन है वो दोनों बदल दिया। इसने एक और चीज़ लागू ये किया कि कहीं ना कहीं जो ट्रेडिंग का सिस्टम है, अब लोगों को टैक्स देने की ज़रूरत नहीं है। अगर ट्रेड करने जा रहे हैं तो अगर फ़ायदा होता है तो मुझे देना, अगर नुकसान होता है तो मत देना। काफ़ी अच्छा राजा था, काफ़ी ज़्यादा रिफॉर्म्स और चेंजेस इसने करे थे। बट हुआ था क्या कि नेगेटिव इम्पैक्ट उसका ये था कि जब वो 1799 में, जब वो पूरी दुनिया तो नहीं, कुछ रीजन पर्शिया के, ऑस्ट्रिया के जीत के आ रहा था, तो इसने कहीं ना कहीं नेपोटिज्म फैलाया। अभी नेपोटिज्म तो भैया आप सभी को पता ही है कितना प्यारा शब्द है। प्यारा कहने का ये मतलब है कि इसने एक तरह से ये कहा कि भाई अगर राजा हूँ तो बेटा भी राजा ही होगा, यानी कि जीता था ऑस्ट्रिया, जीता था प्रशिया, लेकिन बिठा दिया अपने भांजे भतीजे को। तो वहाँ के जो लोग हैं कहीं ना कहीं एक तरह से गुस्सा हो गए कि भैया नहीं यार, अगर जीते हो तो आप ही बनो राजा, वरना हमारे ही किसी लोकल लोगों को बना दो और उसे उठा दो। तो कहीं ना कहीं ये भी इसके एक हार का कारण हुआ करता था, क्योंकि जो लोग होते थे उस जगह के वो खुश नहीं रहते थे, और अलग अलग कंट्रीज में इसने अपने रिफॉर्म्स करने, रेवोल्यूशन करना की शुरुआत इसी टाइम से ही हुई थी। सो वेल, अब हुआ था क्या कि जब नेपोलियन बोनापार्टे राज में था, ये बात मैं कर रहा हूँ 1813 की, और इसका टाइम खत्म होने से पहले 2 साल की बात है। तो मेटरनिक करके एक राजा हुआ करता था, जो कि ऑस्ट्रिया का युवराज हुआ करता था। उसने इस पे आक्रमण करवाया बाकी सारे देशों के साथ मिलके, जिसे बैटल ऑफ लिप्जिग भी कहा जाता है। और इस बैटल में नेपोलियन हार जाता है, लेकिन हारने के बाद उसे जेल में बंद कर दिया जाता है, और उसके बाद भी ये कहीं ना कहीं से छूट के भाग आता है, और फिर फ्रांस में एक आर्मी खड़ी करके अपनी राजगद्दी पे बैठ जाता है। तो फिर अब सबने सोचा यार ये तो बड़ा टेढ़ा आदमी है, अब अगर एक बात बताओ, इसको फिर से अगर हरा दिया जाए और इस पर मार दिया जाए तो कैसा रहेगा। सबने बोला चलो वाह 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 वाह, सही बोले राजा, अब आगे इसको मार देते हैं। फिर 1815 का जो टाइम फ्रेम है, बैटल ऑफ वाटरलू, ये बेल्जियम के आसपास का जगह है वाटरलू, और काफ़ी अच्छा भी है। अच्छा तो नहीं, खैर यहाँ लड़ाई हुई है तो अच्छा कहाँ रहेगा। सो वेल, उसमें उसकी हार हो जाती है, और फिर इसके बाद इसे मार दिया जाता है और इसका पावर सारा खत्म हो जाता है। सो 1815 का जो टाइम फ्रेम है, हर चीज़ खत्म, कॉन्स्टिट्यूशन मोनार्की खत्म, और फिर से अभी एक आती है वियना कांग्रेस करके। वियना कांग्रेस का जो मेन लीड है वो मैटरनिक करके एक राजा होता है, राजा तो नहीं युवराज होता है, उसके ही रूल पे ये वियना कांग्रेस बनती है। और वियना, और इसी सिस्टम को कहते हैं मैटरनिक सिस्टम। वेल, अब आगे देखते हैं वुमेन की कंडीशन, यानी सिचुएशन ऑफ वुमेन, क्योंकि यार इस चैप्टर में 3-4 क्वेश्चन ऐसे हैं जो कि मेंस में जब भी इस चैप्टर से अगर क्वेश्चन आए तो वो आता ही आता है और इससे टच करता है। तो उन्हीं में से एक क्वेश्चन ये है कि वुमेन का कंडीशन क्या था, और वुमेन को क्या वोटिंग राइट्स थे, या फिर अगर नहीं थे तो क्यों नहीं थे, और थे तो कब कब थे। सो इसका सबसे बेस्ट आंसर मैं यही दूंगा, जो कि आपकी किताब में पेज नंबर 18 पे ये जो वुमेन की फोटो है, ये कंडीशन
बिना चैप्टर पढ़े फोटो से ही ढूंढ के निकालो क्या क्या कमियां नजर आ रही हैं और क्या क्या दिख रहा है और हमें क्या क्या इससे लेना चाहिए। चैप्टर मत पढ़ो अभी वुमेन का क्या कंडीशन है, मैं आपको बताता हूँ पिक्चर कैसे देखते हैं और पिक्चर को डिस्क्राइब कैसे करते हैं। सो वेल, नेपोलियन के जाने के बाद, सारी चीज़ें खत्म हो जाने के बाद वुमेन का एक टाइम फ्रेम स्टार्ट मैं करता हूँ। तो इस फोटो में अगर ध्यान से देखना तो जो डिफरेंट डिफरेंट कास्ट की जो फीमेल्स हैं वो नजर आएंगी। पूछो कैसे? ध्यान से देखो, जो हाई क्लास की महिलाएं हैं यानी हाई सोसाइटी की महिलाएं हैं वो घोड़े से चल रही हैं, और जो नीचे हैं उनसे थोड़े वो पैदल चल रहे हैं। उनमें भी किसी के पास जूते हैं और किसी के पास कुछ भी नहीं है। दूसरी चीज और मैं देखूं तो लोग एक के हाथ में तराजू सा बना पड़ा है, बैनर टाइप। तो तराजू कहने का मतलब ये है कि कहीं ना कहीं उन्हें इक्वलिटी चाहिए मेन के बराबरी में या फिर क्लास की बराबरी में। और ध्यान से देखो तो जो अमीर महिलाएं हैं वो टोपी वोपी पहनी हुई हैं, और जो गरीब हैं उनके पास कुछ भी नहीं है। वो बस एक जो खाना वाना बनाते हैं, शेफ वगैरह डालते हैं, पता नहीं उसे क्या कहते हैं, वो पहन रखा है उन्होंने। तो कहीं ना कहीं ये शो करता है कि यार फ्रांस में महिलाओं की जो सिचुएशन है वो उतनी अच्छी नहीं थी, इक्वल राइट्स नहीं थे। सो एप्रन कहते हैं उसे, याद आ गया। सो अब देखो, फीमेल की अगर बात करूं, क्योंकि मोस्टली सबसे बेस्ट आंसर मैं यही देता हूँ, क्योंकि फीमेल ही है इंडिया की जो कहती हैं कि मुझे वेस्टर्न कल्चर अच्छा लगता है, हमें भारत का जो ट्रेडिशन है वो उतना अच्छा नहीं लगता है क्योंकि ये सिंपल है और बोरिंग है। मैं रीज़न देता हूँ क्यों भारत अपना है महान और क्यों करना चाहिए इसे फॉलो। सो अब देखो, जिस वेस्टर्न कल्चर की आप बात कर रहे हो, इस वेस्टर्न कल्चर में जो इक्वलिटी या फिर वोटिंग राइट जो फीमेल को मिला वो मिला 1946 में, और स्ट्रगल कब से चल रहा था? 1789 से। लेकिन इंडिया में स्ट्रगल थोड़े टाइम तक के लिए चला, और इंडिया के आज़ाद होते ही 1947 में उसने सबको राइट दे दिया। और 1950s के टाइम में जब कॉन्स्टिट्यूशन लिखा गया था इंडिया का, तो उसने जितनी भी फीमेल थी उनको वुमेन राइट्स दे दिए, वोटिंग राइट्स। तो अब मुझे बताना वेस्टर्न कल्चर ज़्यादा अच्छा है या फिर इंडियन ट्रेडिशन? सो अब एक और बात करूं, मैं एक और बार रिवाइज कराता हूं जो यहाँ का यानी फ्रांस का जो आपका कॉन्स्टिट्यूशन चेंज हुआ था, 3 टाइम चेंज हुआ था। पहला नेशनल असेंबली में जो कि 1789 का टाइम फ्रेम था, फिर आई थी कन्वेंशन है 1792 में, और फिर उसके बाद 5 डायरेक्टरी जो आई थी पावर में 1795 में। सो वेल, चैप्टर में इससे ज़्यादा कुछ नहीं है, एनसीईआरटी पे ही लेके चलना था और जल्दी से चैप्टर ख़त्म करना था, क्योंकि काफ़ी मेरे पास मैसेजेस आ रहे थे लोगों के कि फ्रेंच रेवोल्यूशन काफ़ी अच्छा है, फिर वर्ल्ड हिस्ट्री स्टार्ट करवाओ। तो मैंने सबको स्टार्ट कर दिया है, धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे, ख़त्म करेंगे। टेंशन नहीं लेने का, चिल मार के पढ़ने का और आगे बढ़ते जाने का। सो चलिए फिर मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, और थैंक यू मेरे साथ बने रहने के लिए। और ऐसे ही शेयर वगैरह करते रहिएगा, जो ज़रूरत है जिन लोगों को इन सब चीज़ों की, जिससे पैसे वैसे में मिल रहा हो, उन सब के पीछे मत जाइएगा और मन लगा के पढ़ते रहिएगा। और बाकी फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।